फिर साइंस कॉलेज पटना में आया, फिर इंजीनियरिंग किया, फिर आया अहमदाबाद। तो 10th के बाद से सर बोलने का प्रचलन चालू हो जाता है। सिर्फ बड़े को सर बोलो, छोटे को नाम लेकर के बुला लिया, इस तरह से। फिर आया अहमदाबाद गया तो वहाँ सबको नाम लेकर बुलाया जाता है। आप प्रोफेसर को भी नाम लेकर बुलाते हो, बच्चों को भी, छोटे बड़े सबको नाम लेकर बुलाया जाता है। क्योंकि आए अहमदाबाद में एक चीज़ माना जाता है कि चाहे वो बच्चा स्टूडेंट हो चाहे प्रोफेसर हो, सब इक्वल लेवल पे। कल वो स्टूडेंट ही है, वो प्रोफेसर का ऊपर जाकर के बैठ जाएगा। एमएडी में बता भी रहा था कि आप तो सर गुरु ही लगे, आपका चेला चीनी हो गया, सिखाने के लिए बता रहे हैं। कई ऐसी बातें होते रहती है। इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा कि मैं आज थोड़ा लेट आया, और पिछले 3 महीने से उस वक्त मुझे बुला रहे तो मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा था आपके पास आने के लिए। इसके लिए क्षमा का प्रार्थी हूँ। और मेरी हिंदी जी थोड़ी कमज़ोर है, इसके लिए भी क्षमा मांगूंगा। हिंदी कमज़ोर कि मैं शुद्ध हिंदी उतना ज़्यादा देर तक बोल नहीं पाता हूँ। या तो वो हिंदी इंग्लिश मिक्स हो जाएगा या मगही मिक्स हो जाएगा, मतलब जो टिपिकल बिहारी होता है वो चीज़ है। हमारी मातृभाषा हिंदी नहीं है, इसमें कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, मातृभाषा हिंदी नहीं है। किसी की मगही है, किसी की भोजपुरी, किसी की मिथिला है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं होनी चाहिए। हिंदी का जो हिस्ट्री है 400 साल पुराना है, मगही का हिस्ट्री 5000 साल पुराना है, तो कोई शर्म की बात नहीं है। हम लोग 5000 साल पुराने आदमी। ठीक है। अब उद्भव जी से मैंने पूछा कि आखिर होता क्या है यहाँ, गायत्री परिवार, गायत्री मंत्र, ये सब जब भी सुनता था तो पहले हाथ इस तरह से हो जाता है, पहले भगवान जी आ रहे हैं, कुछ गलत ना हो जाए। मैंने पूछा फिर होता क्या है वहाँ पे? जनरली होता है ना कि घरों में देखता हूँ कि माँ होती है, भाभी है, बहन है, पिताजी है, वो लोग गायत्री मंत्र के उपासक है, पूजा करते हैं, एक उम्मीद बन जाता है। अच्छा, उसी तरह के लोग सारे होंगे 40 साल से ऊपर के, उनके भी जाके मैं क्या करूँ? जो सच्चाई है बता रहा हूँ कि 40 साल के ऊपर के लोग होंगे, उनके भी जाके आखिर मैं करूँगा क्या? ना वो मेरी बात समझेंगे, क्योंकि दोनों के बीच एक जनरेशन का गैप है ना। दोनों के बीच एक जो जनरेशन का गैप होता है तो समझना मुश्किल चीज़ हो जाता है। आप उस चीज़ को नहीं समझ सकते। आज मोबाइल इतनी आसानी से आपको टिप टाप कर लेते हैं, अब अपने घर में देखेंगे आपके दादाजी उतनी आसानी से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो नहीं कर पाएंगे, चाहे वो कितने ही पढ़े लिखे क्यों नहीं हो। मेरे पिताजी कॉलेज में प्रोफेसर हैं, लेकिन उनको मोबाइल में सिर्फ कॉल रिसीव करना, कॉल करना आता है, SMS भेजना कर लीजिएगा तो नहीं आता है, जबकि आप जैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो जनरेशन का गैप है, उनको लगता है ये फालतू चीज़ें, इसका उपयोग सिर्फ बात करने में और बात किसी को सुनाने तक है, उसके आगे उपयोग नहीं हो सकता है। उसी तरह हम लोग के नीचे छोटा बच्चा है, वो कुछ और लेकर के आएगा, तो एक मानवीय जी की उसके सामने में जाके 40 साल की उम्र के लोगों के बीच जाके क्या करूँगा? तो फिर इस वजह से काफ़ी बात मुझे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे मेधावी छात्र आते हैं यहाँ पे जो एक अपने जीवन का दिशा, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव तय करना चाहते हैं, कई कर चुके हैं और उस मार्ग पर चलना चाहते हैं। वो लोग आते हैं और चाहते हैं कि अपने को किस तरह से संयम रख करके उस दिशा के, उस पथ पे चला जाए। मुझे लगता है तो ठीक है। देन आई एम ऑन मतलब ठीक है, मैं आ रहा हूँ। और मेरा मानिए आकर के जब प्रवेश किया तो एक जो मनीष भैया बता रहे थे कि मंत्र में प्रभाव है, मंत्र से ज़्यादा मैं कहूँगा कि जहाँ भी उसका उच्चारण होता है, बोलने वाले को तो शक्ति मिलती ही है, सुनने वाला हो और उसके आसपास की जो वातावरण है वो भी शक्तिमय हो जाता है। क्योंकि आज तो रात में बहुत सारी चीज़ दिमाग में चल रही थी। हमारा सब्जी अभी आया है, पैकेजिंग कितना हुआ होगा, मेरा पुणे का क्या है कि अच्छा पुणे को मैं कॉल करता हूँ, मिठन मेरा क्या कर रहा है, मतलब हमारा वर्क लखनऊ में भी है, पुणे में भी है, चंडीगढ़ में भी है, तो वहाँ कॉल कर लेता हूँ। यहाँ आने के बाद तो मन एकाग्र हो गया। जो मनीष से बोल रहे थे कि आपका मन एकाग्र हो जाएगा, आप तो पूरा सोचने लग जाएंगे कि आप किस काम के लिए क्या करना चाहते हो। ये सब बातें हो गई कि आखिर क्या मेरे दिमाग में पहले चल रहा था और अभी चल रहा था। कुछ करने के पहले मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, इसके बारे में क्या सोचा है मैंने, आगे और क्या क्या होना चाहिए। देखिए 2-3 चीज़ों में बहुत ज़्यादा विश्वास करता हूँ। एक तो गीता और दूसरा जो गायत्री मंत्र में इसलिए बता रहे थे। गीता में विश्वास करने का कारण है कि जीवन में 2 ही सत्य है,
अगर गीता हम लोगों ने पढ़ा है तो उसमें सत्य बताता है जीवन का कि आपके जन्म हुआ है ये सत्य है, आपकी मृत्यु होगी वो सत्य है, वो पहला सत्य होगी, और दूसरा है परिवर्तन। हम हमारा परिवर्तन को नहीं रोक सकते। परिवर्तन होना है मतलब चेंज जो है ना शाश्वत नियमित होता है ना, शाश्वत नियम हो मतलब वो इटर्नल बोलते हैं, इंग्लिश में इटर्नल होगा कि वो इटर्नल पार्ट ऑफ द लाइफ, चेंज और जन्म और मरण। इसके बीच हम लोग को जो भी कर्म कांड करना है, जिस तरह का भी कांड करना है, सब इसी के बीच में करना है हम लोग को। एक पहली चीज भी। दूसरी जो गीता में बचपन से देखा हूँ, स्कूल में गया तो हमारे जो प्राध्यापक जी थे ब्रह्मदेव सर जो थे, वो भी गायत्री के बहुत बड़े उपासक थे। तो जहाँ भी स्कूल में हम लोग देते थे, सरकारी स्कूल में भी हर जगह लिखा रहता था कर्म पूजा है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये सारी चीजें। आज भी मैं कोई काम की शुरुआत करता हूँ तो पहला मंत्र मेरे मुँह से निकलता है तमसो मां ज्योतिर्गमय, उसके बाद ही मैं उपासना स्टार्ट करता हूँ। तो वहाँ से मैंने देखा कि जो ये मंत्र और उसके साथ जो कर्म की पूजा है जो हम करते हैं, वो कर्म का क्या मतलब है, ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो एक मन में शुरुआत से चला आ रहा था, जब मैं बचपन में नवोदय विद्यालय में था तो जब मुझे इतिहास पढ़ाया जाता तो मैं थोड़ा बेकार किस्म का स्टूडेंट था, सवाल बहुत ज़्यादा करता था, आज भी बहुत ज़्यादा सवाल करता हूँ। मतलब इजली मैं कोई चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। अगर आप कहेंगे कि ये कैमरा यहाँ होना चाहिए तो मैं कहूँगा यहाँ 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 क्यों नहीं होना चाहिए, ये 10 ऑप्शन आपने एक्सप्लोर कर लिया, क्या ये बेस्ट यही है, और 10 पोजीशन क्यों नहीं होना चाहिए। तो जब इतिहास की पढ़ाई होती थी तो वहाँ जैसे पढ़ाया जाता था मुझे कि वीर कुंवर सिंह ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, तो सारे लोग इस बात को मान लेते हैं कि आज़ादी की पहली लड़ाई कब हुई, 1857 में। तो मैंने उनसे सवाल पूछा अपनी मैडम से, आज भगवान नवोदय की प्राचार्य हैं, कि मैडम पहले मुझे ये समझा दीजिए कि आज़ादी की लड़ाई थी और उसके बाद ये पहली लड़ाई थी, आज़ादी ये किसकी थी? आप लोगों ने कहीं पूछा अपने प्राचार्य से या टीचर से कि 1857 की लड़ाई आज़ादी की लड़ाई थी या कुछ और की लड़ाई थी? आज़ादी किसको कहते हैं लोग? अगर मैं एक लड़ाई लड़ रहा हूँ कि नहीं, मुझे एक लड़ाई लड़ रहा है कि सरकार के खिलाफ, तो मेरी लड़ाई है, किसकी लड़ाई है, कैसे पता चलेगा? आज़ादी की लड़ाई किसको कहते हैं? आज़ादी किसको कहते हैं पहले बताइए। हाँ, यही होता है आज़ादी। आज़ादी का क्या मतलब होता है? अंदर नहीं रहना, अपना जो विचार है स्वतंत्र पकड़, अपने विचार को जागृत करके रखें, फ्रीडम। क्या? हम लोग अभी इसी लेवल पे सलाम यहाँ पहुँच गए हैं। मतलब आप जो अपने अंदर की क्या गाड़ी की बात कर रहे हैं कि हम लोग बिल्कुल मनमोहनी पकड़ हो गए और कुछ इसके लिए हमारे पास पर्याप्त अधिकार ही आजादी है। अत्याचार को कैसे डिफाइन करते हैं? अत्याचार जो मानव जीवन में सिंपल सा कार्य है, कैसे करें, कोई भी चीज़ को किस टाइप से करें, सिंपल जो कार्य होता है, इसमें कोई बाधा डाले, कोई उनको दूसरे कर्म की ओर प्रवृत्त करे, किसी को जितना भी आप लोग सवाल का जवाब दे रहे हैं, सब में बहुत हम लोग एडम्पशन ले रहे हैं, और मानव जीवन में हम लोग क्यों नहीं बात करते हैं, उसमें बहुत सारा एडम्पशन लेते हैं। मुझे सवाल किसी का ही नहीं सकता। एक एडम्पशन वो ले रहे हैं कि जैसे अत्याचार को उन्होंने बताया कि मेरे काम को दूसरे कर्म की ओर लेकर के जाए, इसका मतलब उनका एडम्पशन ये है कि वो जो सोच रहे हैं उनका जो कर्म है सही है, बाकी जो लोग उनको मार्गदर्शन देंगे वो गलत होगा। इसी तरह जितनी भी चीज़ें उसमें हम एक एजम्पशन लेकर के चलते हैं कि अगर मैं कह रहा हूँ कि भारत में इक्वल राइट्स है, सबको इक्वल वोट है, इक्वल वोटिंग पावर है, एक बहुत बड़ा एजम्पशन है उसका कि मेरा, मनीष भैया का, नीरज जी का, आप लोग का सोचने का शक्ति एक है। हम भी नीतीश कुमार को देख करके वही चीज सोच रहे हैं जो आप और हम सोच रहे हैं, तभी तो उनको जज कर रहे हैं, इक्वल राइट है, एक बहुत बड़ा एजम्पशन है। उसी तरह जब आज़ादी की बात करेंगे,
बात होती है तो आज़ादी का मतलब हम लोगों ने सिंपल ये लगा लिया उस समय के लोगों ने कि मेरे ऊपर जो भी दास्ता है, दास्ता मतलब मेरे ऊपर कोई शासन नहीं करे, इसको लोगों ने आज़ादी माना उस समय। और लोगों में से वहाँ पे मतलब ये होता था 1857 में सिर्फ राजा लोग, महाराजा लोग और जो सामान्य थे। 1857 से आज़ादी की लड़ाई में एक बता दीजिए जहाँ पे गरीब आदमी जो इसको करते हैं उन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी 1857 की नहीं लड़ा। तो उसकी जो विफलता की कहानी बताई जाती थी इतिहास में कि सारे लोग एकजुट नहीं थे, शायद एकजुट हो ही नहीं सकते थे, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई से 5% जो समाज का लोग था वो लड़ रहा था, 95% नहीं लड़ रहा था। गांधी जी ने इस चीज़ को चेंज कर दिया। गांधी जी की सफलता का राज है कि उन्होंने इस सिचुएशन को उल्टा कर दिया। 95% आगे हो गया, 5% को सपोर्ट करना मजबूरी हो गई थी कि हमको इस 95 के साथ चलना पड़ेगा, तो इस चीज़ को चेंज किया था। अब इसका मकसद ये है, मैं बता रहा हूँ वहाँ से लेकर के यहाँ तक कि आपको हर चीज़ में अपनी जो मानसिक शक्ति है इसको जागृत करने की जरूरत होती है। कोई भी काम हम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूँ, खास करके जो इस एज में रहते हैं कि कंपटीशन की तैयारी करते हैं, आँख बंद करते हैं। जब मुझे पूछता हूँ क्यों कर रहे हो कंपटीशन की तैयारी, सब नौकरी करना है, नौकरी करना ठीक है, उसके बाद क्या करोगे? नौकरी करोगे, सैलरी मिल जाएगा, फिर क्या करोगे? सब पैसा कमाएंगे, अच्छा ठीक है पैसा कमाओ, फिर तो कुछ होगा ना जी। तुमको चलो 2 करोड़ दे देंगे रुपया, क्या करोगे? बर्निंग कैपेसिटी, हम लोग टर्म यूज करते हैं बर्निंग कैपेसिटी, मतलब तुम्हारे पैसा जलाने की क्षमता है क्या? पैसा जला पाओगे? अगर तुमको 2 करोड़ रुपया दे देंगे तो जला पाओगे? और देश में इतना भ्रष्टाचार में चल रहा है, आपने कभी पढ़ा कि मुकेश अंबानी या रतन टाटा ने भ्रष्टाचार किया है? सर नहीं पढ़ेंगे कभी, क्योंकि उन लोगों ने नहीं किया है, बिकॉज दे हैव गॉट द बर्निंग कैपेसिटी। उनके पास 2 अरब रुपया आएगा ना, उनको पता है कैसे लगाना है, कहाँ पे लगाना है, कितने लोगों को रोजगार पैदा करना है। हमारे IAS नेता कर्मचारी लोग ये लोग भ्रष्टाचार करते हैं, क्योंकि वो हमारे और आपकी बहुत ही अच्छे से कॉम्पिटिशन में तैयारी करके जाते हैं, जहाँ से हम बचपन से सीखते हैं करोड़ों कमाना है, कोई आपसे सिखाया नहीं कि करोड़ों खर्चा कैसे करना है।